गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी? चलिए, सर भी आ गए। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड आज से हम लोग जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपदा प्रबंधन है, इसके संदर्भ में आज से हम लोग बात करेंगे। और इस आपदा प्रबंधन को लेकर पहले हम लोग आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस आपदा प्रबंधन का रेलेवेंस क्या है एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए कैसे प्रासंगिक है और कैसे इस पर हमें ध्यान देना है, किन किन चीजों पर फोकस करना है और किस प्रारंभिक परीक्षा में या जो मेन परीक्षा होती है उसमें कहां पे से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, अगर हम लोग इस टॉपिक की बात करते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है? तो ये जो आपदा प्रबंधन है, ये आपका आपदा प्रबंधन जो है, ये आपका मेंस का टॉपिक है। ये जो है, ये आपका मेंस का टॉपिक है। आपदा प्रबंधन आपका मेंस का टॉपिक है। और मेंस एग्जाम में आपके जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में आपको सिंपली एक टॉपिक लिखा हुआ है, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। यहां पे सिंपली एक टॉपिक लिखा मिलेगा, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो ये टॉपिक है जिसको आपको डील करना है। अब इस आपदा और आपदा प्रबंधन में हमें किन किन चीजों को देखना है, कैसे इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका जीएस पेपर 3 से है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है तो आपने एक चीज और देखा होगा कि जीएस पेपर 3 से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर से संबंधित मिलेंगे। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिर इस डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे गए हैं या कैसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका क्या विकल्प है, कैसे हम जाने कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको हमेशा एक चीज पे एम्फेसाइज किया है, हमेशा एक चीज पे फोकस करने के लिए बोला है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, जो पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको देखना है। आई होप आप सभी को साउंड क्लियरली आ रही है। साउंड क्लियरली आ रही है। हाँ हाँ, आपको नोट्स बनाने को मिलेगा, आप परेशान ना हो। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इस आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन में आपका मेंस का क्वेश्चंस कैसा आया है, पहले हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप मेंस का क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, प्रीवियस ईयर्स में आया है, इसको पहले देखने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक है, भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए, हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। मीन्स अब यहां पर जैसे हमने मान देखा कि इस उत्तरांचल में या फिर उत्तराखंड में और सिक्किम में, इन जगहों पे समय समय पर बादल फटने की जो घटनाएं हैं, यानी कि क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं, वो आम होती जा रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा बादल फटते रहे। तो अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है ये आपको पूछा गया 2023 में। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि 2022 में, सॉरी 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए और हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। वैसे आप देख सकते हो 2022 में एक और क्वेश्चन था, भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए, खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या हैं। तो यहां पर 2 सवाल पूछे गए। पहला तो ये कि भारत में जो तटीय अपरदन है उसके कारण क्या है, और दूसरा ये कि इसके प्रबंधन की तकनीकें क्या है, कोस्टल इरोजन क्या है और कोस्टल इरोजन के मैनेजमेंट की, यानी कि इसके प्रबंधन की क्या तकनीक है। यहां पे भी आपने देखा कि क्वेश्चन ये है क्रियाविधि क्या है और उसके एग्जाम्पल दीजिए। ठीक वैसे आप 2021 का क्वेश्चन देखो। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की वैधता का विवेचन कीजिए।
यानी कि भारत में जो वल्नरेबिलिटी है, वेदता का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी, कि कितना हम संवेदनशील हैं, कितना हम संवेदनशील हैं किसी भी खतरे को लेकर या किसी भी आपदा को लेकर। तो भूकंप संबंधी संकटों के लिए भारत की जो वेद्यता है इसकी विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। यानी कि पिछले अगर कुछ दशकों में भारत में ऐसे कुछ भूकंप हुए हैं तो उनकी क्या विशेषताएं रही हैं और उनके बारे में आपको बताना है। अब देखो यहीं पे मैं आपका एक ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे पूछा गया बादल फटने की क्रियाविधि, और उसमें भी उन्होंने क्या बोला कि 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। यानी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, जैसे आप जो करंट अफेयर्स में पढ़ते हो समय समय पे कि कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हुआ या कहीं पे बादल फटा, कहीं पे भूस्खलन हुआ, तो इन सभी के जो एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हो उसको आपको मेंस के लिए भी याद करके रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको उदाहरण पूछे जा रहे हैं कि ऐसे कोई उदाहरण दीजिए। ठीक वैसे ही भूकंप संबंधित आपसे उदाहरण पूछा जा रहा है कि भूकंप की घटनाएं कैसे हुई और इसके उदाहरण क्या है। तो यहां पर 2 चीजें पूछी गई, भारत की वैधता का विवेचना कीजिए और पिछले 3 दशकों में। अच्छा, एक चीज यहीं पे ध्यान देना, ये आपके ज्योग्राफी से कैसे अलग है, भूगोल से कैसे अलग है, इसको यहां पर समझना। यहां पे क्या बोला गया, भारत की वैधता का विवेचन कीजिए। यानी कि ये नहीं पूछा कि अर्थक्वेक आता क्यों है, अर्थक्वेक क्यों आता है, इसके संबंधित सवाल आपको ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे। इसके संबंधित सवाल जो है वो ज्योग्राफी में पूछे जाएंगे कि अर्थक्वेक या भूकंप जो है वो क्यों आता है। लेकिन उससे हमारा कितना क्षेत्र संवेदनशील है, क्या उससे समस्याएं हैं, उसको इस डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में पूछा जाएगा। तो ये चीज यहां पे है, और साथ ही साथ उदाहरण पूछा गया। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और आगे भी हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है कि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे प्रीलिम्स का या मेंस का, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, तभी आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब ये देखो, यहां पे है क्वेश्चन भूस्खलन के, और भूस्खलन पे क्वेश्चन क्या है, भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन भी आपका 2021 में पूछा गया, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि भूस्खलन के क्या क्या कारण है, उसके क्या क्या प्रभाव है, और राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति इसके क्या क्या घटक है, इनका उल्लेख करना है। तो ये भी आपका एक डायमेंशन है जिसको आपको यहां पे तैयार करना है। दूसरा, आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के आसपास में पूछा गया था, और ये है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, यानी कि आपदा प्रबंधन पे। हमने आपदा प्रबंधन की जो रणनीति है उसमें बदलाव किया। पहले जो था हमारा आपदा प्रबंधन कुछ इस प्रकार से था कि मान लो भूकंप आ गया या ऐसा भूस्खलन हो चुका है, इस तरीके के बादल फटने की घटनाएं हो चुकी है, तो उसके बाद हम आपदा प्रबंधन में जुटते थे, और मेनली हमारा काम यह होता था कि जो जोखिम हुए हैं, जिनकी जान गई है, जिनके एक तरीके से जिनको नुकसान पहुंचा है, तो उनके नुकसान की भरपाई करना, ये हमारा आपदा प्रबंधन हुआ करता था पहले। अब इसको हमने कैसे चेंज किया है कि अब हम पहले से तैयार रह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जगह जो है, मान लेते हैं कि कोई ऐसी जगह है जहां पे आपदा आने की संभावना अधिक है, जहां आपदा आने की संभावना अधिक है, वहां पर हम पहले से तैयारी करके रखें कि अगर कोई आपदा आती है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये चेंज हुआ था, और इसी को लेकर यह सवाल जो है वो पूछा गया। इसके साथ साथ आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए वैधता एक अति आवश्यक तत्व है। वैधता मींस वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता। तो इसमें यह बोला गया कि जो वैधता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी आपदा को समझने के लिए। इसमें फिर क्या पूछा गया, आपदाओं के प्रति वैधता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में वैधता के विभिन्न प्रकारों पर विचार कीजिए। तो आपदा के संबंधन में जो वल्नरेबिलिटी है उसका अलग अलग प्रकार जो है, वैधता के जो अलग अलग प्रकार है उनका विवरण करना है। तो यहां पर देखो, क्वेश्चन जो है वो 2 तरीके से पूछे जा रहे हैं।
पहला क्वेश्चन तो यह है कि आपदा के बारे में क्वेश्चन पूछने का एक तरीका यह है कि आपदा को लेकर, और आपदा में क्या क्या पूछा जा रहा है, आपदा के कारण क्या है, इसके कारण क्या है, अगर कोई आपदा आ रही है तो उसके प्रभाव क्या है, आपदा आ रही है तो इसके प्रभाव क्या है। इसके साथ साथ आपदा को लेकर जो एक संवेदनशीलता है उसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है। जो संवेदनशीलता है उसको लेकर भी सवाल पूछा जाता है, संवेदनशीलता को लेकर भी सवाल पूछा जाता है। इसके साथ साथ इस आपदा से बचने के लिए, इस आपदा से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, या एक तरीके से सरकार के द्वारा इसको लेकर क्या उपाय किए गए हैं, सरकार के द्वारा उपाय क्या किए गए हैं, इससे बचने के क्या उपाय किए गए हैं, ये एक पहलू हो गया। तो ये चार चीजों पर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपदा के कारण क्या है, आपदा से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी संवेदनशीलता क्या है, इसके साथ साथ सरकार के द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, यह भी पूछा जाता है। साथ में एक चीज जो आपको ऑटोमेटिकली, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपदा है, तो इसमें एक चीज जो आपको ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा कि उससे आगे बढ़ने का, आगे का रास्ता क्या होगा, आगे का रास्ता क्या होगा, यह भी आपको यहां पे बताना होगा। आगे का रास्ता क्या होगा, यह भी आपको बताना होगा। और साथ ही साथ एक और चीज जो यहां पे हमें देखना है वह है उदाहरण, वह है उदाहरण। तो क्वेश्चन इन डायमेंशंस पे पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानने का एक मतलब होता है कि क्या इससे हम समझ सकते हैं कि अगर अब हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो आप ये पहले नोट जरूर कर लेना कि अगर कोई भी आपदा के बारे में आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कभी करंट अफेयर्स में ही कुछ आ गया, करंट अफेयर्स में जैसे आपको आ गया कि कहीं पे बादल फटा है, तो बादल फटने के क्या कारण है, उसके क्या प्रभाव हैं, कौन से क्षेत्र जो हैं वह ज्यादा संवेदनशील हैं, कुछ उसके उदाहरण जो है वो हमें नोट करके रखना है। इससे बचने को लेकर सरकार ने क्या उपाय जारी किए हैं कि इससे बचने के क्या क्या, या इसके प्रबंधन के, सरकार के द्वारा प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं, सरकार के द्वारा इस प्रबंधन के क्या क्या उपाय हैं, ये भी आपको यहां पर देखना है। सरकार के द्वारा प्रबंधन के क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये भी आपको यहां पर देखना है। और अब यहां पर देखो, ये तो बिल्कुल करना ही करना है, ये सारी चीजें यहां पे करना है। अब जब हम आपदा के बारे में किसी में पढ़ेंगे तो हमें एक चीज और देखना है कि जब हम आंसर लिखते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग यहां पे बात करें कि ये जीएस पेपर 3 है। अब जीएस पेपर 3 में जब हम आंसर लिखेंगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान देंगे, ये एक बार देखते हैं। पहले एक बार इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे आता हूं। अब देखो, इसमें जो उत्तर लिखना होगा आपको, जो उत्तर लेखन है उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देते हो परिचय, सबसे पहले आप देते हो परिचय। इसके बाद आता है मेन बॉडी पार्ट, मेन बॉडी या मुख्य भाग जो है आंसर का, वो आपका आता है। और फिर आता है आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन। ये तीन चीजें आपको देना पड़ता है, ये तीन चीजें आपको लिखना है। जब आप उत्तर लेखन में जाओगे तो ये तीनों चीजें आपके पास होना चाहिए। आपके पास परिचय या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपके पास फिर मेन बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए। आप लोग कई बार इस चीज को लेकर पूछते हो कि आंसर लिखना है तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। तो देखो, अब यहां पर एक चीज जीएस पेपर 3 के हिसाब से समझना, हम यहां पे सिर्फ जीएस पेपर 3 की बात कर रहे हैं, यहां पर हम लोग सिर्फ जीएस पेपर 3 की बात कर रहे हैं। अगर आपको जीएस पेपर 3 में कोई भी उत्तर लिखना है तो सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन लिखने की, इंट्रोडक्शन लिखने की। और इसको हम लोग एक बार क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये क्वेश्चन को देखो, ये दूसरा क्वेश्चन जो है इस पर एक बार ध्यान देना, सभी लोग 5 मिनट के लिए बस ध्यान दो, क्लियर हो जाएगा कि आंसर्स कैसे लिखा जाता है। भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए, खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध
तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी जा रही हैं। इस क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी जा रही हैं। पहला तो यह कि जो तटीय अपरदन होता है इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसके प्रबंधन के क्या तरीके हैं। तीन चीजें क्वेश्चन ने पूछा, कारण, प्रभाव और प्रबंधन। प्रबंधन प्रबंधन ये तीन चीजें आपसे पूछी जा रही है। तो ये जो तीन चीजें हैं ये आपके बनेंगे मेन बॉडी का हिस्सा, ये आपके मेन बॉडी का हिस्सा बनेगी। अब आता है कि इसमें इंट्रोडक्शन क्या देंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन क्या देंगे। अब जनरली आपके मन में यह आएगा कि जो क्वेश्चन है वह तटीय क्षेत्रों पे है, खासकर तटीय अपरदन पे है। तो हम लोग एक काम करते हैं, तटीय अपरदन क्या होता है इसी को डिफाइन कर देते हैं। तटीय अपरदन क्या है इसी को डिफाइन कर देते हैं। अब देखो मैक्सिमम लोग क्या करेगा, इसी को परिभाषित कर देगा। इसी की परिभाषा जो है मैक्सिमम लोग यहां पे इसी की परिभाषा दे देंगे और परिभाषा देने से क्या होगा, सभी का आंसर जो है वो लगभग सेम नजर आता है, सेम नजर आएगा सभी लोग अगर परिभाषा लिखेंगे तो। अब देखो जब आप एग्जाम में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एग्जाम से पहले तैयारी करनी है इस चीज को लेकर कि अगर भारत में तटीय अपरदन को लेकर सवाल पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है। अब यहां पर आप कैसे लिख सकते हो इसको जरा समझना, कैसे आप लिख सकते हो इसको जरा समझना कि यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि भारत में परिभाषा लिखने की जगह, परिभाषा लिखने की जगह यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि भारत में लगभग जो 40 मिलियन लोग, यानी कि 40, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि भारत में लगभग 4 करोड़ लोग, भारत में लगभग 4 करोड़ लोग जो हैं वह तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में लगभग 4 करोड़ लोग जो है वह तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में 4 करोड़ लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और भारत 3 ओर से तटों से घिरा हुआ है। इन तटीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों में आने वाले चक्रवात और बाढ़ की जो आवृत्ति है और उसकी जो तीव्रता है उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण भारतीय तटीय क्षेत्रों में अपरदन के जो मामले हैं वह काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो अब आपने क्या किया, तटीय अपरदन को डिफाइन नहीं किया, आपने सीधा बताया इससे संबंधित कुछ फैक्ट। आपने दिखा दिया कि भारत तीन तरफ से तट से घिरा हुआ है, या तीनों इलाकों में हमारे पास तट है और हमारे यहां लगभग 4 करोड़ लोग जो है वह तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। और पिछले 2 से 3 दशकों में यहां पर जो बाढ़ आती है, यहां पे जो चक्रवात आती है, उसकी जो आवृत्ति है और उसकी जो तीव्रता है वह कई गुना अधिक बढ़ गई है। तो यहां पर आपने दूसरा क्या मेंशन कर दिया, यहां पे आपने मेंशन कर दिया चक्रवात के बारे में, कि जहां पे जो चक्रवात आती है या फिर जो बाढ़ आ रही है, इसकी जो आवृत्ति है और साथ ही साथ इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो आवृत्ति और इसकी जो तीव्रता है वह कई गुना अधिक बढ़ गई है। तो ये आपने मेंशन कर दिया पिछले 2 दशक का, आपने मेंशन कर दिया पिछले 2 दशक का, कि पिछले 2 दशकों में यहां पे जो चक्रवात आ रही है उसकी आवृत्ति और उसकी तीव्रता कई गुना अधिक बढ़ गई है। तो ये हो गया आपका परिचय का पार्ट, ये आपने लिख दिया उसका परिचय। और फिर आपको अब यहां पे लिखना है कि इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसके प्रबंधन को लेकर क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। तो ये आ गया आपका मेन बॉडी का बात कि कोस्टल इरोजन में हम क्या क्या करते हैं। और देखो ये तो यहां तक आपने प्रबंधन को लेकर बता दिया। अब जब आपको कंक्लूजन लिखना होगा, जब आपको लास्ट पार्ट जो लिखना है, जब आपको उसका निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि इस आपदा में, जैसे आपने पहले मेंशन कर दिया 4 करोड़ लोग और बाकी सारी चीजें, तो अब आप यहां पर कुछ अपना सजेशन पुट कर सकते हो उसी 1-2 लाइन के अंदर में, या फिर आप बोल सकते हो कि अभी, क्योंकि अब यहां पे आप चाहो तो इसको नई चीजों से जोड़कर भी देख सकते हो, इसको नई चीजों को जोड़कर भी देख सकते हो कि मान लो जैसे आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन लिखने में आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पर सहारा ले लो ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमने देखने को मिल रहा है कि जो इस तरीके के प्राकृतिक आपदाएं हैं उनकी आवृत्ति और तीव्रता बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हमें आपदा प्रबंधन को और अच्छे ढंग से
एक तरीके से आपको और विकसित करने की जरूरत है और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। तो यहां पे आप ग्लोबल वार्मिंग का हेल्प ले लो, या फिर आप बोल दो कि जिस तरीके से समुद्र का जो जल का स्तर है, समुद्र के जल का स्तर बढ़ रहा है, या फिर हमारे नदियों में जिस प्रकार से बाढ़ की आवृत्ति बढ़ रही है, तो आने वाले समय में कोस्टल यानी कि तटीय अपरदन और बढ़ेंगे, और इसके कारण हमें अपने आपदा प्रबंधन को और सुदृढ़ बनाने की जरूरत है। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप आपदा प्रबंधन के तरीकों के बारे में मेंशन कर रहे हो, तो वे फॉरवर्ड इसमें नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास जगह बचेगा ही नहीं, इसके बाद आपके पास जगह बचेगा ही नहीं। तो ये तरीका होता है आंसर्स लिखने का। आई होप क्लियर है। ऑब्जेक्टिव नहीं होता तो आप ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है? संवेदनशीलता या एक तरीके से वेदन जो है वो ये होता है कि हमारे कोई क्षेत्र जो है वह कितने हद तक किसी आपदा से लेकर प्रभावित हो सकते हैं, कितने हद तक इस किसी आपदा को लेकर प्रभावित हो सकते हैं, वह उसकी संवेदनशीलता होती है। देखो, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चंस का तरीका बता रहा हूं, क्वेश्चंस पूछा कैसे जाता है। पहले तो आप ये समझो कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अगर आपको पहले मालूम ही नहीं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे तो फिर आप अंधेरे में तीर मारते रहोगे। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अर्थक्वेक ले लो, भूकंप के बारे में देख लो। भूकंप को लेकर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा सामग्री मिल जाएगा इंटरनेट पे, बट उस सामग्री में से क्या इस्तेमाल करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चंस पूछा कहां से जाता है। मान लेते हैं आपने भूकंप के कारणों के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, पूरा कारणों का एक लिस्ट बना लिया, 10 पेज 20 पेज का आपके कारण उसके बन गए, लेकिन एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि कौन से क्षेत्र जो है वह इसको लेकर ज्यादा संवेदनशील है, कौन से क्षेत्र जो है उसकी वैधता जो है वो अधिक है, तो फिर आप वहां पर क्या लिखोगे? चलिए, यह सब्जेक्ट जो है वो लगभग 10 घंटे की होगी। चलिए, तो ये हमारा सबसे पहला ये था, सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और कैसे हमें उनसे डील करना है, कैसे उनके लिए पढ़ना है। अब हम आते हैं कि क्या क्या टॉपिक है सिलेबस में, हमारे क्या क्या पोर्शंस है जो हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे सिलेबस में हमारे क्या क्या है। तो ये सिलेबस का पार्ट जो है वो उसको आप जरूर नोट डाउन करके अभी रख लेना। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वह है आपदा और उसके प्रकार। हमारे आसपास में जो अलग अलग तरीके की जो आपदाएं होती हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास में आपदा कौन कौन सी है और इसके प्रकार क्या क्या है। इसके पहले हम लोग सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपदा होती क्या है। आपदा होती क्या है? एक होता है संकट, एक होता है प्राकृतिक संकट या प्राकृतिक खतरा, और दूसरा होती है प्राकृतिक आपदा या सिंपली आपदा। तो इन दोनों के बीच में क्या फर्क है यह हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, भूकंप और सुनामी। भूकंप और सुनामी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। भूकंप और सुनामी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भूकंप क्या होता है, सुनामी क्या होता है, भूकंप के कारण, प्रभाव और बाकी सभी चीजें जो हमने देखी वह सभी चीजों को हम लोग कलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से ये सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अभी मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूं कि हमें क्या क्या टॉपिक्स को करना है। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, मूसलाधार बारिश या क्लाउड बर्स्ट, बांध की विफलता, भूस्खलन और हिमस्खलन, और जंगल में लगने वाली आग। तो ये कुछ हमारे आसपास के आपदा होते हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। और हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा इसको भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। मान लो कोई अगर आपदा होती है,
कोई अगर आपदा होती है तो उस आपदा को लेकर या कोई हमारा टॉपिक है तो उसको लेकर हम लोग क्या क्या अप्रोच लगाएंगे, कैसे उसको पढ़ना है, इसको भी समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेकर कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य जो है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग कलेक्ट करेंगे कुछ तथ्यों को, जो हमारे अलग अलग जो तथ्य हो सकते हैं उन तथ्यों को हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उन उन तथ्यों को हम यहां से निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उन तथ्यों को निकालने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सबसे पहला काम होगा, जिसको मैं आपको डिक्टेट करता जाऊंगा, आप लिखते जाना। ये जो फैक्ट्स है उसको मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मैप भी दिखाऊंगा, बट इसको आप लिखते जाना। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, डिक्टेट करूंगा और आप लिखते जाना। दूसरा, आपदा के साथ साथ, तथ्यों के साथ साथ हम अब पढ़ेंगे कि कोई भी आपदा है इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है और प्रभाव क्या है। कारण और प्रभाव इन दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि कोई भी आपदा आती है उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है। तो कारण में प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं या फिर मानव के द्वारा कोई विकसित कारक भी इसमें रोल निभा सकता है। साथ ही साथ इसके बारे में हम बात करेंगे प्रबंधन को लेकर, प्रबंधन को लेकर। और प्रबंधन में हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। प्रबंधन को लेकर अब तक क्या किया गया है, यानी कि सरकारी उपाय, सरकारी प्रबंधन, सरकार के द्वारा इसको लेकर क्या क्या प्रबंधन किया गया है। दूसरा, आगे का राह क्या होगा, आगे की राह, ये हमारा दूसरा पार्ट होगा। इसके साथ साथ हम इसकी पढ़ेंगे संवेदनशीलता, संवेदनशीलता या जिसको बोलते हैं वैधता, वैधता। तो संवेदनशीलता या वैधता को हम यहां पर फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे किसी भी टॉपिक पे। तो ये जो अलग अलग डायमेंशन है कि किसी भी कोई भी अगर आपदा है तो सबसे पहले उस आपदा से संबंधित हम तथ्यों को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उससे संबंधित कारण या जो प्रभाव है, इसके फैक्टर्स जो हैं या जो इंपैक्ट है, यानी कि यहां पे हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर और इंपैक्ट, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे, यानी कि इसके प्रबंधन की बात करेंगे कि आखिर इसको हम प्रबंधित कैसे कर सकते हैं। इसमें हम गवर्नमेंट के द्वारा क्या लिया गया है और इसमें आगे की राह क्या होगी, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ संवेदनशीलता, वैधता या वल्नरेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, इस चीज को हम लोग किसी भी टॉपिक में इन सभी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका ये पार्ट क्लियर है तो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई भी क्वेश्चन मेंस में आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका, यानी कि आपदा प्रबंधन आपका मेंस का टॉपिक है। प्रीलिम्स में कभी कभी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं अगर कोई चीज करंट अफेयर में रही है तो, बट उस एक या दो सवाल के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। अगर वो करंट अफेयर में होगा तो वहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्लियर है? अब बताइए आपका क्या क्या सवाल है, पहले तो ये बताइए। हाँ, क्लासेस कितनी होंगी? क्लासेस जो है वो लगभग 10 घंटे की होगी। लगभग जो टॉपिक्स है उनको देखते हुए अराउंड 10 घंटे 11 घंटे के आसपास में लगते हैं। बिल्कुल, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड, मतलब नोट्स जो है वो लिखवा दूंगा, क्लास में मैं आपको बता दूंगा। वैधता का मतलब है वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता। जैसे अगर हम लोग अभी अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको लेकर हम लोग ये देखेंगे कि हमारे कौन से क्षेत्र जो है जहां पे भूकंप आने की संभावना अधिक है।
कौन से जो क्षेत्र है वहां पे भूकंप आने की संभावना अधिक है। देखो क्लास की जो टाइमिंग है वो रहेगी आपको 5:30 से लेकर 7 बजे तक, यानी कि 5:30 से 7 बजे तक। ओके, शाम में क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, सॉरी 7 बजे तक। हाँ बिल्कुल, अभी तो मुझे ही बोला गया है ये क्लास को पढ़ाने के लिए, ठीक है, बट फिर भी आपको अगर डाउट है तो आप एक बार मैनेजमेंट से पूछ लीजिए। बिल्कुल समझाते हुए थ्रो स्लो में पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं डिक्टेट करा दूंगा, आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी है मैं डिक्टेट करा दूंगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं, देखो जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर साल लगभग 2 क्वेश्चंस आते हैं, हर साल 2 सवाल इससे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जनरली आपको 10 नंबर का रहता है और एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होता है। तो लगभग 10 और 15 25 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहां से आते हैं। क्वेश्चंस जो है वो करंट से रिलेटेड रहेंगे, लेकिन करंट में जैसे आपदा बिल्कुल नए नए तरीके की तो नहीं आएगी ना। आपदा का एक सेट ऑफ लिमिट है कि हाँ चलो ये बाढ़ जो है वो बार बार आ सकती है, या फिर कहीं पे भूकंप जो है वो बार बार आ सकती है। किस एक साल भूकंप आया, दूसरे साल भूकंप आ सकता है, कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया। तो ये हमारे कुछ आपदा हैं जो लगभग हमेशा समय समय पर रिपीट होते रहते हैं। तो क्वेश्चन जनरली जो उस समय या जो उस साल में आपदा आई है उससे संबंधित होता है। दूसरा ये कि ये जो हमें आपदा प्रबंधन जो पढ़ना है, ये आपदा प्रबंधन हमें भारत के हिसाब से पढ़ना है। ये हमें भारत के हिसाब से पढ़ना है कि भारत में जो आपदाएं होती हैं उनको लेकर, पूरे विश्व में जो आपदाएं होती हैं उनको लेकर हमें नहीं सोचना है। यहां पे हमें यह भी कोशिश करना है कि भारत में जो आपदाएं होंगी, भारत में जो आपदा रहेगी उसको लेकर हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। वैश्विक स्तर पे हमें आपदाओं को नहीं देखना है। चलिए मैं इसके लिए पूछ लूंगा कि अगर आपको अभिषेक सर पढ़ाने वाले थे तो मैं उसके लिए पूछ लूंगा एक बार, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपदा को लेकर। आपदा को लेकर आपदा और संकट, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। आपदा और संकट ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो आपदा को कहा जाता है डिजास्टर, आपदा को कहा जाता है डिजास्टर, और संकट को कहा जाता है हजार्ड, संकट को कहा जाता है हजार्ड। तो आपदा और संकट यह दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो आखिर किस चीज को हम संकट बोलेंगे और किस चीज को आपदा बोलेंगे, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और जब हम लोग इसको समझ जाएंगे उसके बाद मैं आपको डिक्टेट कर दूंगा, आप उसको लिख लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपदा और संकट में अंतर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अब देखो, जैसे कि मान लो हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं, जैसे कई जगहों पे भूकंप आता है, कुछ जगहों पे भूकंप आता है, कुछ जगहों पे भूकंप आता है, कुछ जगहों पे चक्रवात आती है, कुछ जगहों पे चक्रवात आती है। तो भूकंप और चक्रवात जैसे आते हैं, भूकंप और चक्रवात अगर आते हैं तो क्या हर बार इनके कारण, हर बार इन भूकंप या चक्रवात के कारण क्या जानमाल की हानि होगी? हो सकता है कि कई बार भूकंप के आने पर सिर्फ झटके लगेंगे, लोगों को उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपने देखा होगा तो कम से कम पिछले 1 साल में आपको 3-4 बार कम से कम न्यूज में तो यह सुनने को जरूर मिला होगा कि दिल्ली में भूकंप के झटके आए, या फिर किसी और इलाके में, उत्तराखंड में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कहीं और पे लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं, लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं। कई जगहों पर बाढ़ की समस्या होती है, कई जगहों पर बाढ़ की समस्या होती है। जैसे अगर आप देखोगे तो असम एक देश है, असम एक हमारा राज्य है। अगर हम असम की बात करें तो असम में हर साल बाढ़ आती है, असम में आपको हर साल
बाढ़ जो है वह देखने को मिलती है हर साल। हर साल यहाँ पे बाढ़ यानी कि फ्लड जो है वह कंटिन्यूअसली रहेगा। ये ईयरली है, सालाना तौर पे हर साल यहाँ पे आपको बाढ़ जो है वह देखने को मिलता है। बट क्या हर साल बाढ़ से लाखों की संख्या में या हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, या क्या हर बार कहीं पे बाढ़ आने से बहुत अधिक जान माल की क्षति होती है? अब इसी के अनुसार हम संकट और आपदा को अलग अलग विभाजित करते हैं। अगर हम संकट की बात करें, संकट का मतलब कोई भी ऐसी समस्या जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, या फिर सूखा हो, या फिर भूस्खलन हो, हिमस्खलन हो, जंगल में आग लग जाए, तो यह सभी एक संकट की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, संकट के रूप में उसको विभाजित किया जाता है। यह एक संकट है। लेकिन जब यह संकट विकराल रूप धारण कर लेता है, जब यही संकट विकराल रूप धारण करेगा, जब यह संकट जो है वो विकराल रूप धारण करेगा, जिससे बहुत ही अधिक मात्रा में जान माल की क्षति हो, अधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर जान माल की क्षति हो, जान माल की क्षति हो, तो फिर यही जो संकट है उसी को हम कई बार आपदा के रूप में गिनते हैं। जब यही संकट बहुत ही विकराल रूप को धारण कर लेगा, तो फिर हम उसे आपदा के रूप में घोषित करते हैं, आपदा के रूप में घोषित किया जाता है। देखो, संकट होती है, आपदा के रूप में उसको घोषित किया जाता है। तो आपदा जो है इसको घोषित किया जाता है, आपदा जो है इसको घोषित किया जाएगा, आपदा को घोषित किया जाएगा, और जो संकट है वह ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपदा को हम घोषित करते हैं। कई बार हमें घोषणा करने की जरूरत ही नहीं होती कि मान लो कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया या कहीं पे सुनामी आ गई जिससे लाखों लोगों की क्षति हो गई या हजारों लोगों की क्षति हो गई, तो फिर हमको उसको ऑटोमेटिक मान लेते हैं कि यह एक आपदा थी। जैसे आपदा के रूप में अगर आप गिनोगे तो कोविड जो था, कोविड महामारी भी एक आपदा की श्रेणी में गिनी जा सकती है, क्योंकि कोविड के कारण पूरे वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अधिक जान माल की क्षति हुई। तो कोई भी संकट जब विकराल रूप धारण कर लेगा, जब उसके प्रभाव को बहुत ही बड़े स्तर पर देखा जाएगा, तो फिर हम उसे आपदा के रूप में जानते हैं। संकट कभी भी मौजूद हो सकता है। संकट जो है प्राकृतिक रूप से संकट जो है वह आ सकते हैं बहुत अलग अलग कारणों से। कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ आएगा, तो ये हमारा संकट है। और वहीं पे संकट जब विकराल रूप धारण कर चुका है तब हम उसे आपदा कहते हैं। आपदा के कुछ अपने गुण होते हैं। जैसे आपदा जो है वह तुरंत आती है, तीव्र गति से आती है। आपदा के केस में क्या देखा जाता है कि इसकी जो गति है वो बहुत ही तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, इतनी तीव्र होती है कि हम उसका प्रबंधन नहीं कर पाते, हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते। बहुत ही फास्ट होता है। इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो कि इंस्टैंटेनियस है। इंस्टैंटेनियस मींस पलक झपकते ही वह आपदा जो है वह आप तक पहुंच जाती है। तो यह जो है वह तीव्र है, यानी कि फास्ट है, फास्ट है। सबसे पहला, यह संकट का एक विकराल रूप है जिसमें बहुत ही अधिक मात्रा में जान माल की क्षति हुई है, बहुत ही तीव्रता से आती है और हम इसका प्रबंधन करने में विफल होते हैं। तो पहली चीज यह है कि जब आपदा आती है तो हम इसका प्रबंधन जो करना है, जो इसका प्रबंधन जो है उसमें विफलता देखने को मिलती है। विफलता जो है वह देखने को मिलती है, लार्ज स्केल पे विफलता यहां पर देखने को मिलती है, प्रबंधन में यहां पर विफलता देखने को मिलती है। तो तब हम जाकर इसको हम आपदा के रूप में गिनते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। संकट और आपदा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा एक बार। प्रबंधन जो है वो विफल हो जाता है। डेढ़ घंटे के हिसाब से जोड़ा जाए तो कितने दिन होगा, ये तो आपको मैथ में कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। चलिए लिखिए,
असम एक राज्य है, देश मैंने गलती से बोल दिया, असम एक राज्य है। अब बिहार के बारे में बोल सकते हो, बिहार एक अलग देश है, कम से कम बिहार के बारे में तो आप बोल ही सकते हो, बिहार एक अलग देश है, उसके अपने अपने चीजें चलती है। असम राज्य ही है। चलिए, आपदा एक अवांछनीय घटना है, नोट डाउन कीजिएगा, आपदा एक अवांछनीय घटना है जो उन ताकतों से उत्पन्न होती है। आपदा एक अवांछनीय घटना है जो उन ताकतों से उत्पन्न होती है जो उन ताकतों से उत्पन्न होती है जो बहुत हद तक, जो बहुत हद तक मानव नियंत्रण से, जो बहुत हद तक मानव नियंत्रण से बाहर होती है, जो बहुत हद तक मानव नियंत्रण से बाहर होती है। आपदा अक्सर, आपदा अक्सर बिना किसी चेतावनी के, आपदा अक्सर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी चेतावनी के तीव्र गति से, बिना किसी चेतावनी के तीव्र गति से हम तक पहुंच जाती है, बिना किसी चेतावनी के तीव्र गति से हम तक पहुंच जाती है, जिससे, जिससे भारी मात्रा में, जिससे भारी मात्रा में जान माल की क्षति होती है, जिससे भारी मात्रा में जान माल की क्षति होती है। आपदा प्रबंधन में, आपदा प्रबंधन में सामान्य प्रबंधन तकनीक, आपदा प्रबंधन में सामान्य, सामान्य प्रबंधन तकनीक विफल होते हैं, विफल होते हैं। चेंज द पैराग्राफ, पैराग्राफ बदल के आप लिख सकते हैं। आपदाएं अधिकतर, आपदाएं अधिकतर प्राकृतिक होती हैं, आपदाएं अधिकतर प्राकृतिक होती हैं, आपदाएं अधिकतर प्राकृतिक होती हैं और आज के समय में, और आज के समय में इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे, और आज के समय में इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मानवीय हस्तक्षेप, और आज के समय में इन प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मानवीय हस्तक्षेप, मानवीय हस्तक्षेप का बहुत बड़ा योगदान होता है, मानवीय हस्तक्षेप का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगले पॉइंट में लिखेंगे, हालांकि कुछ आपदाएं, हालांकि कुछ आपदाएं मानव जनित भी हो सकती हैं, हालांकि कुछ आपदाएं मानव जनित भी हो सकती हैं, जैसे कि, हालांकि कुछ आपदाएं मानव जनित भी हो सकती हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी
एक एक घटना के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, चेरनोबिल। चेरनोबिल का नाम आपने सुना होगा। चेरनोबिल में परमाणु आपदा हुई थी। तो चेरनोबिल 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 परमाणु आपदा, चेरनोबिल परमाणु आपदा, चेरनोबिल परमाणु आपदा। पहले हमने लिखा भोपाल गैस त्रैसदी, कॉमा चेरनोबिल परमाणु आपदा। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। देखो, आज के समय में जलवायु परिवर्तन इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसको भी हम एक प्राकृतिक आपदा के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण या इसके फलस्वरूप हमें देखने को मिलता है कि बाकी सभी आपदाएं जो हैं वो एक तरीके से उनकी आवृत्ति जो है वो काफी तेज हो चुकी है, काफी बढ़ चुकी है। इनकी जो तीव्रता है, इनकी जो तीव्रता है वह भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये हमारा सबसे पहला है कि आपदा आखिर होती क्या है। आपदा के उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हो। आपदा के उदाहरण के तौर पे आप भूकंप और बाकी चीजों को लिख सकते हो। अब देखो, आपदा के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें एक जो बेसिक कुछ फैक्ट देखना चाहिए कि भारत में आखिर इस आपदा से कितने लोग प्रभावित हुए हैं आज के समय में। तो ये एक डेटा है जिसको मैं अभी आपको लिखवाऊंगा भी, उसके लिए आप परेशान ना हो, बट एक डेटा है जिसको पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा इसका एक अलग अलग संस्थाओं के द्वारा यह निकालने की कोशिश की गई है कि आज के समय में भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उसका क्या असर पड़ता है। हालांकि ये जो आपदाएं हैं ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए निकाली गई है कि पूरे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं से कितना फर्क पड़ता है, उसको हम लोग एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो पूरे विश्व में क्या बोला जाता है कि आपदा के कारण जो टोटल लॉस होता है, जो टोटल हानि होती है अर्थव्यवस्था की, वो लगभग 250 अरब डॉलर के आसपास में है। लगभग 250 अरब डॉलर के आसपास में हमें देखने को मिलता है कि लगभग 250 अरब डॉलर जो है वह नुकसान हर साल होता है, लगभग 250 अरब डॉलर का। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हर साल लगभग 30,000 से लेकर 20,000 तक के बीच में, 20 से लेकर 30,000 तक लोगों की डेथ जो है वो हर साल हमें देखने को मिलती है। हर साल हमें लगभग 20,000 से 30,000 जो डेथ है वह देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपदा के कारण लगभग हर साल लगभग 87 लाख, और कुछ सालों में तो बहुत ही अधिक, कुछ सालों में बहुत ही अधिक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देखो, अब यही चीज आपको स्मार्टली क्या यूज करना है, स्मार्ट कहां आपको यहां पे बनना है कि मान लो आपको आपदा के बारे में कुछ लेख भी लिखना है या आपदा के बारे में आपको कोई इंट्रोडक्शन लिखना है, आपका आंसर लिखना है कि आपदा से क्या प्रभाव पड़ता है या आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो मान लो जब आप इसका लेख लिखते, इसका जो परिचय लिखते हो, अब आप इसमें कुछ ऐसा फैक्ट डालो जिसको पढ़ के सामने वाले को लगे कि हाँ ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या ये प्रभाव जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा खोज कर निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ जिससे प्रभाव पड़े, जिसका प्रभाव अधिक हो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि 2021 में लगभग 23.7 मिलियन, यानी कि लगभग 2,37,00,000 अपने घरों से विस्थापित हुए। अपने घरों से लगभग 2,37,00,000 लोग अपने घरों से 2021 में आपदा के कारण विस्थापित हुए। यह संख्या 2019 में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के साथ थी। लगभग 2.5 करोड़ लोग 2019 में आपदा के कारण अपने घरों से विस्थापित हुए। तो अब देखो, आपको दो चीज पे ज्यादातर काम करना है। अगर आप आपदा को लेकर जब भी आप लिखोगे, जब भी कोई फैक्ट डालोगे, कोई तथ्य डालोगे,
तो आपको दो चीज पे फोकस करना है। पहला तो ये इकोनॉमी का लॉस, यानी कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा। दूसरा ये लोग कितने प्रभावित हुए। तो इन दोनों चीजों पे आप ध्यान रखना। पहली बात ये कि लोग कितने प्रभावित हुए, दूसरी बात ये कि अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ। और ये दोनों अगर आपने कवर कर लिया तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आंसर का, जो आप उत्तर लिखोगे उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो आपका बेहतर बन जाएगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। या फिर जब आप मेन बॉडी लिख रहे हो, अपना आंसर का मेन लिख रहे हो और उसमें आप प्रभाव की चर्चा करो, मान लो आपने जैसे बोला कि आपदा के कारण जो लोगों की मौत होती है, उसमें आप यह आंकड़ा डाल सकते हो कि किसी किसी साल में लगभग कितने लोगों की मृत्यु जो है वह इस आपदा के कारण होती रही है। तो इसमें कुछ फैक्ट जो है उसको लिख लेना, मैं इसमें से कुछ अपने तरफ से आपको लिखवा रहा हूं। एक लाइन लिखना, आपदा वाले में ही आगे एक लाइन लिखना कि 2000 एक पॉइंट यहां पे लिखना, 2019 से लेकर 2023 तक, 2019 से लेकर 2023 तक आपदा के कारण, 2019 से लेकर 2023 तक आपदा के कारण वैश्विक स्तर पर, आपदा के कारण वैश्विक स्तर पर औसतन औसतन $250 बिलियन, औसतन $250 बिलियन, $250 बिलियन की क्षति हुई है। $250 बिलियन की क्षति हुई है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसी समय अवधि में, इसके साथ साथ इसी समय अवधि में लगभग लगभग हर साल 20,000 से लेकर 25,000 तक, 20,000 से लेकर 25,000 तक लोगों की, 20,000 से लेकर 25,000 तक लोगों की मौत भी हुई है, लोगों की मौत भी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, 2019 में 2019 में विभिन्न आपदाओं के कारण, 2019 में विभिन्न आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर, 2019 में विभिन्न आपदाओं के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, लगभग 2.5 करोड़ लोग, लगभग 2.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। लगभग 2.5 करोड़ लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। वहीं पर 2021 में, वहीं 2021 में लगभग 2.37 करोड़ लोग, या 2.3 करोड़, 2.3 ही मान लेते हैं, वहीं 2021 में 2.3 करोड़ लोग विभिन्न आपदाओं के कारण, विभिन्न आपदाओं के कारण अपने घरों से, विभिन्न आपदाओं के कारण अपने घरों से विस्थापित हुए। दो 2.3 करोड़ लोग विभिन्न आपदाओं के कारण अपने घर से विस्थापित हुए। एक और चीज लिख लेना इसमें कि, एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर
वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 400 या उससे अधिक, हर साल लगभग 400 के करीब, हर साल लगभग 400 के करीब 400 के करीब आपदाएं 400 के करीब आपदाएं दर्ज की गई, जिससे 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 औसतन 10 करोड़ से अधिक लोग, जिससे औसतन 10 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिससे औसतन 10 करोड़ से अधिक लोग हर साल प्रभावित हुए हैं, हर साल प्रभावित हुए हैं। अब देखो, ये जो मैंने आपको जो डेटा दिया है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से, यह डेटा जो है वह उसको रिलीज किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से इस डेटा को रिलीज किया जाता है। तो ये तरीके के जो डेटा है उनको आप अपने आंसर्स में जरूर लिखना। उनको जब आंसर्स में आप लिखते हो, संयुक्त राष्ट्र का हवाला देते हुए भी लिख सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न आंकड़ों के मद्देनजर या संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न आंकड़ों के हवाले से हर साल इतने डेथ हुए हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं जिनको आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभिषेक और कुमार सम्राट, मैं इंग्लिश डिक्टेशन का एक बार देख लेता हूं कि कैसे कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं दोनों डिक्टेट करूंगा तो फिर बहुत अधिक टाइम लगेगा, बट मैं इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालता हूं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को मानव जनित में इसलिए लिखवाया क्योंकि आज के समय में जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसमें जो ज्यादातर जो हिस्सा है या ज्यादातर जो योगदान है वह मानवों के कारण है, क्योंकि हम ही ने उन फॉसिल फ्यूल्स को, उन पेट्रोल डीजल को निकाल निकाल कर जलाया, पौधों को नष्ट किया और बाकी अपने इंडस्ट्री में, अपने उद्योगों में, अपने कृषि के क्षेत्रों से और अन्य क्षेत्रों से इन ग्रीन हाउस गैसेस को वायु वायु एक तरीके से वायुमंडल में उत्सर्जित किया। इस उत्सर्जन के कारण आज के समय में हम ग्रीन हाउस गैस का जो सांद्रता है वह बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वह हमारे वातावरण में बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है, और इसके फलस्वरूप आज हमें जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी जो है वह देखने को मिलती है। चलिए, तो ये आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। कल से हम लोग भूकंप के बारे में स्टार्ट करेंगे कि भूकंप, कल से हम लोग का आपदा जो है वो स्टार्ट होगा। पहले तो मैंने बस आपको एक आज ये बताया कि हमें पढ़ना कैसे है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अब आप करंट अफेयर में भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि आपको कोई टॉपिक तैयार कैसे करना है, कोई टॉपिक आपको तैयार कैसे करना है, यह जरूर आप ध्यान रखना कि आपदा को लेकर तथ्य क्या है, कारण प्रभाव क्या है, प्रबंधन क्या है, संवेदनशीलता क्या है। ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो आप किसी आपदा से संबंधित आंसर जो है वो लिख सकते हो। घरों से विस्थापित होने का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनके घर टूट गए, बाढ़ में दह गए, तो वो फिर अपने घरों से विस्थापित हो जाते हैं। कई लोग जो है, जैसे मान लो उत्तराखंड में जब बाढ़ की तबाही आई या फिर कोई और जगह पे अगर मान लेते हैं भूकंप आता है, तो जब लोगों के घर टूट जाते हैं, अब देखो जिनके घर टूट जाते हैं, जिनके घर बह जाते हैं, या कई बार उन जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो जाती है, तो फिर वहां पे वो अपना घर बना भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी एक औसतन आदमी के लिए अपने घर को दोबारा बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहले तो कई दिनों तक वहां पे जो मलबा होगा उसको हटाना ही मुश्किल होगा। तो ये उसके कारण वो विस्थापित होकर फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। कई लोगों की जो नौकरियां हैं, जो उनके काम धंधे हैं, वो छूट जाते हैं, तो फिर उनको अलग शहरों में, अलग जगहों पर जाना पड़ता है, जहां पे कई बार लोग टेंट लगाकर वहां पे रहते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं और बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू, एंड कल मिलते हैं। ओके।